आइए, भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के इतिहास के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक ऐसा क्षेत्र जिसका हजारों साल पुराना इतिहास सच मानिए तो पूरे देश की सभ्यता का एक आईना है। ये सिर्फ कुछ पुरानी तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये कहानी है प्राचीन सभ्यताओं की, विशाल साम्राज्यों की और आज़ादी की उस चिंगारी की जिसने हमारे आधुनिक भारत को आकार दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन और महाजनपद काल से, फिर चलेंगे मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की तरफ। उसके बाद मध्यकाल और नवाबों का दौर, स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ की भूमिका, आधुनिक उत्तर प्रदेश का उदय और अंत में देखेंगे यहाँ की बेहतरीन संस्कृति और जायके। स्रोत सामग्री से जो सबसे कमाल की बात निकल कर आती है वो ये है, उत्तर प्रदेश का इतिहास भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और राजनीति का दर्पण है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। मतलब ये एकदम साफ है कि अगर हम इस खास हिस्से के अतीत को नहीं समझेंगे ना, तो भारत की पूरी कहानी समझना लगभग नामुमकिन है। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश की आत्मा पर अपनी छाप छोड़ी है। और ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें उस विशाल समय सीमा का अंदाजा देती है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। वैदिक काल की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर 13वीं और 18वीं शताब्दी के बड़े बदलाव, 1857 की क्रांति और फिर 1950 में आधुनिक राज्य का बनना। ये वाकई हजारों सालों को समेटे हुए एक बहुत ही विशाल और रोमांचक कैनवस है। तो हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन और महाजनपद काल, आर्यावर्त की नींव। अब देखिए, इस शुरुआती युग में ये क्षेत्र आर्यावर्त का एकदम मुख्य हिस्सा हुआ करता था। ग्रंथों में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो इन जगहों का सीधा नाम नहीं लेते, बल्कि बड़े ही सम्मान के साथ इनकी महिमा का बखान करते हैं। जैसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और वो प्राचीन धार्मिक केंद्र जिसे बाद में इलाहाबाद कहा गया। असल में यही वो जगह थी जहां गंगा और यमुना के किनारे हमारी वैदिक सभ्यता फली फूली। आगे बढ़ते हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते राजनीतिक सत्ता 4 प्रमुख महाजनपदों में बंट गई: कौशल, काशी, वत्स और पंचाल। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं था, ये एक जबरदस्त आध्यात्मिक दौर भी था। जरा सोचिए, सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश और जैन धर्म का तेजी से फैलना, ये सब इसी मिट्टी से तो शुरू हुआ था। ये वो समय था जब विचार और दर्शन नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। अब हम आते हैं अपने दूसरे खंड पर, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, आध्यात्मिक विस्तार और स्वर्ण युग। इतिहास के इस हिस्से में हमें 2 बहुत बड़े साम्राज्यों के बीच एक बड़ा ही रोचक अंतर देखने को मिलता है। देखिए, मौर्य काल का पूरा फोकस बौद्ध धर्म को तेजी से फैलाने पर था, जिसने समाज को एक नई दिशा दी। लेकिन दूसरी तरफ गुप्त काल का रास्ता बिल्कुल अलग था। इसे पूरे भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, गणित और संस्कृत भाषा, ये सब बिल्कुल अपने शिखर पर थे। मतलब एक ने अध्यात्म को बढ़ावा दिया तो दूसरे ने ज्ञान और विज्ञान को। हमारा तीसरा खंड है मध्यकाल से नवाबों तक, सांस्कृतिक संश्लेषण का ताना बाना। 13वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासकों और फिर मुगल साम्राज्य की एंट्री हुई, तो इस क्षेत्र में कला और वास्तुकला का एक बिल्कुल नया ही संगम देखने को मिला। हमारे स्रोत दुनिया भर में मशहूर किलों, शानदार मस्जिदों और भव्य मकबरों के बनने की बात करते हैं। इन इमारतों ने यहाँ के नज़ारे को हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। जो पत्थर उस दौर में तराशे गए थे ना, वो आज भी अपनी भव्यता की कहानी खुद सुनाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक बदलाव आता है। एक तरफ था वो गुप्त काल का सुवर्ण युग, जहाँ सारा जोर विज्ञान और गणित जैसे कड़े विषयों पर था। और फिर आती है 18वीं शताब्दी। अवध के नवाबों ने इस पूरे फोकस को घुमाकर संवेदी कलाओं की तरफ कर दिया, यानी संगीत, नृत्य, शायरी और बेहतरीन खानपान। ये संस्कृति का एक बिल्कुल नया, रंग बिरंगा और नजाकत से भरा हुआ दौर था। चौथा खंड, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, विद्रोह की भट्ठी। अब कला और संस्कृति की इस खूबसूरत दुनिया से एकदम उलट हम एक ऐसे दौर में आते हैं जहां ये पूरा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की क्रांति का एक धधकता हुआ युद्ध क्षेत्र बन गया। मेरठ, कानपुर, झांसी और लखनऊ, इन 4 जगहों ने आज़ादी की उस ऐतिहासिक लड़ाई की मजबूत नींव रखी। देखते ही देखते इस क्रांति की आग पूरे देश में फैल गई। ये वो समय था जब इस धरती का कोना कोना विद्रोह की आंच महसूस कर रहा था। ये स्रोत ग्रंथ बहुत ही सम्मान के साथ इस क्षेत्र को उन अनगिनत गुमनाम लेकिन बेहद अहम नायकों और महान नेताओं की जन्मभूमि मानते हैं।
इन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इन्हीं वीरों के अटूट बलिदानों ने हमारे आधुनिक भारत की तकदीर लिखी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, सच कहूं तो ये एक नए भारत के जन्म की शुरुआत थी। 5वां खंड, आधुनिक उत्तर प्रदेश का उदय, प्रशासनिक और राजनीतिक पावर हाउस। तो आधुनिकता की तरफ ये जो सफ़र है, ये 4 बहुत ही स्पष्ट और तार्किक कदमों में सामने आता है। सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसके बाद ये राज्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। आज ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है, खेतीबाड़ी में सबसे आगे है और धार्मिक पर्यटन का तो ये जैसे दिल ही है। एक ऐतिहासिक ज़मीन के एक आधुनिक देश की रीढ़ बनने की एक शानदार कहानी है। और हमारा आखिरी 6ठा खंड है संस्कृति, भाषा और स्वाद, एक जीवित विरासत। हजारों सालों के इस लंबे सफर ने एक ऐसी जीवंत संस्कृति को जन्म दिया है जो आज भी आपको यहाँ की हर गली में मिल जाएगी। यहाँ की भाषाओं का ताना बाना देखिए कितना समृद्ध है। हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज और भोजपुरी, ये सब बड़ी ही खूबसूरती से मिलकर एक गहरी साझी सांस्कृतिक आवाज बनाती हैं। सच कहूं तो यही भाषाई विविधता इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और भाई, ये साझी विरासत सिर्फ भाषाओं तक ही कहाँ रुकती है। दिवाली, होली और ईद जैसे बड़े त्योहार यहाँ के लोगों को एक मजबूत धागे में पिरोते हैं। और खाने का क्या कहना, टुंडे कबाब, पेड़ा, कचौड़ी और बनारसी पान, ये सब सिर्फ व्यंजन नहीं है, इनकी जड़ें सीधे नवाबों के दरबार और पुरानी परंपराओं से जुड़ी हैं। ये वो इतिहास है जिसे आप आज भी चख सकते हैं। तो ये पूरा ऐतिहासिक विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर इस क्षेत्र का अतीत भारतीय सभ्यता का आईना है, तो इसका ये जो लगातार विकास हो रहा है, ये भारत के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है। देखिए, इतिहास सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होता, ये आगे का रास्ता दिखाने वाली एक मशाल भी है। इसी विचार के साथ स्रोत सामग्री का हमारे विश्लेषण यहीं पूरा होता है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।